वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और जनाब, प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपकी कुछ नफसियाती मसाइल के हवाले से। और बड़े संगीन नौइयत के नफसियाती मसाइल का हम लोग शिकार हो चुके हैं। और क्यों ना हो, जिस जगह हम रहते हैं वहाँ पे शब रोज़ जो कुछ होता है हमारे सामने, तो हमें यकीनन नफसियाती मसाइल का शिकार होना ही था। यानी कि सुबह आप जब घर से दफ्तर के लिए निकलते हैं और आपको पता ये चलता है कि जनाब कोई क्रिकेट मैच हो रहा है या कोई वीआईपी मूवमेंट है, तो घंटों आपको इंतज़ार की जो है खफकत वो झेलनी पड़ती है। और ये हमारा निज़ाम बन चुका है, ना चाहते हुए भी आप इससे नहीं बच सकते। और यही वजह है कि बड़ी तेज़ी से जो नफसियाती मसाइल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कि जो महंगाई का इस वक्त आलम है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग दबाव का शिकार हैं। और जब इस दबाव का शिकार होते हैं तो फिर क्या कुछ होता है वो हमारे सामने है शब रोज़। जो हम सड़कों पे जो तमाशे हम लोग कर रहे हैं, ये उसी नफसियाती दबाव का नतीजा है। बहरहाल ये गौर तलब मसला है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर बात करें। यकीनन सबको इलाज की ज़रूरत है। इस सोसाइटी में, इस माशरे में रहते हुए सब ही इसका शिकार हो चुके हैं। लेकिन इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है? यकीनन जब हम किसी मरज़ में मुब्तला होते हैं तो उसको इलाज की ज़रूरत होती है, उसको तशख़ीस की ज़रूरत होती है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए आगे पहुँचाई जाए कि महज पागलपन ही नफसियाती मसले का नाम नहीं है, या नफसियाती मसले की वजह से सिर्फ महज पागलपन एक बीमारी है नहीं होती। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जो जन्म लेती हैं, और हर तरह की बीमारी इससे जन्म ले सकती है। पिछले प्रोग्राम में इस हवाले से बात हुई। आज तफसील से इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी कि मज़ीद इससे और क्या क्या मसाइल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं और कैसे ये काबिल इलाज हैं। क्या वाकई ही इनका इलाज मुमकिन है बग़ैर अद्वियात के ज़रिए, ये समझना ज़रूरी है। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं और ये हमारा हफ्तावार प्रोग्राम है, सेगमेंट है जो हम आज के दिन करते हैं। तो हमारे मौजूद मेहमान यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले जो हमारे मौजूद मेहमान हैं डॉक्टर शफ़ीक यासीन, एक साइकियाट्रिस्ट हैं और पाकिस्तान से बाहर मुकीम रहे। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और मुख्तलिफ़ जगहों पर आपने जो है बड़े तवील अरसे वहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। और इसके अलावा 2 किताबों के ऑथर भी हैं। नफ्सियात के हवाले से किताबें आपने लिखी हैं, अपने तजर्बात से लोगों को आगाह किया है। और अब पाकिस्तान में आप जो है अपनी प्रैक्टिस आपने जो है वो शुरू कर दी है और यहाँ पे जो मसाइल हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो शफ़ीक यासीन हॉस्पिटल जो है, यासीन हॉस्पिटल जो है नाज़िमाबाद के इलाके में एक हॉस्पिटल भी आपने इस हवाले से बनाया है जो काम कर रहा है, जो मनशियात में आदि जो लोग हैं नफ्सियात के जिनको मसाइल हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। डॉक्टर शफ़ीक यासीन को मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अवैस, जो आपके साथ ही शफ़ीक यासीन हॉस्पिटल का जो है वो हिस्सा भी हैं, उनको भी हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए डॉक्टर अवैस। डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग में कुछ चीज़ों की मैंने निशानदेही की है कि जो कुछ आपकी सोसाइटी में हो रहा है, जिस तेज़ी से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन आपको लोगों में नज़र आ रहा है। और ये तो बड़ा फितरी था अमल है कि जब आप इस तरह की चीज़ें फेस करते हैं तो एग्रेशन आपका बढ़ता चला जाता है। दूसरी तरफ ये कि आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जिस तरह की हमारे साथ जो कुछ हो रहा है इर्द गिर्द, आप सोचें रात को सोने से पहले भी इंसान जब पूरे दिन के बारे में सोचता है तो उसको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिसको सोच कर वो मुतमईन हो जाए और फिर आराम करे और फिर दूसरे दिन का आगाज़ करे। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी वजह से मसाइल जन्म ले रहा है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर तो बड़ी डिटेल डिस्कशन हो सकती है, लेकिन आपकी इसके हवाले से क्या राय है, कैसे ओवरकम किया जाए? जी सवाल डेफिनेटली बहुत अच्छा है। इसका जवाब बहुत ही लंबा है और जी बहुत जी से एरियाज है जिसको कवर किया जा सकता है, लेकिन आई थिंक स्पेसिफिक कुछ एरियाज को कवर करते हुए हम आई थिंक प्रोग्राम की नौइयत है, लिमिटेशन है टाइम की, जी तो उसी हिसाब से जहाँ जहाँ इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ स्ट्रेस बढ़ता है इंसान की ज़िंदगी में, चाहे वो माशी हो, माली हो, फैमिली रिलेटेड हो, लेकिन हमारे यहाँ तो सूरत हाल अब चीज़ चल ही रही जिसकी आपने जी निशानदेही की। तो उसमें ये कि इंसान फ्लाइट और फ्राइट रिएक्शन होता है। उसमें ये होता ठीक। है या तो वो फाइट करता है और वो कोशिश करता है कि डील करूँ इस तरह के स्ट्रेस से, निकलूँ इससे, या पे फ्लाइट कि भाई बिल्कुल एक ठीक इस है। प्रॉब्लम से निकलो और भागो। और यही चीज़ हो रही है हमारे मुल्क में, काफ़ी हद तक फाइट इन अ वे, प्रोटेस्ट छोटे लेवल्स पे
तो वो प्रोटेस्ट वो रहा नहीं है जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट, घर पे हर एक प्रोटेस्ट कर रहा है, एक दूसरे से बोल रहा है, नेबर्स एक दूसरे से बोल रहे हैं यार ये क्या हो रहा है, जो जिससे मिलता है। किसी में ग्रॉसरी शॉप चले जाऊँ, कहते हैं यार डॉलर देखो कहाँ जा रहा है, देखो पेट्रोल कहाँ जा रहा है, बहुत महंगा रहना मुश्किल हो गया अब इस मुल्क में। तो ये प्रोटेस्ट ही है जो इंसान एक दूसरे से, जब एक इंसान दूसरे से बात करता है और इस तरह की शिकायत करता है, तो ये छोटे छोटे प्रोटेस्ट हैं जो मैं रोज़, चाहे वो नाई की दुकान चले जाएँ, कहीं चले जाएँ, आपको ये बातें होती नज़र आती हैं। तो ये तो है। स्ट्रेस जो है इंसान की नफ्सियात पे बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। एक बड़ी मशहूर स्टडी नफ्सियात में हुई थी, है तो पुरानी स्टडी, लेट 70s अर्ली 80s की स्टडी है, लेकिन उसमें उन्होंने क्या था कि स्ट्रेस किन किन बीमारी को कितना गुना बढ़ा देता है। ब्राउन एंड हैरिस जो थे वो उन्होंने ये स्टडी की थी, पब्लिश हुई थी और आज तक ऑक्सफोर्ड टेक्स्ट बुक में और बड़ी बड़ी बुक्स में रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। तो वो कहते थे कि अगर स्किज़ोफ्रेनिया को ले लें, जिसे हम एक्चुअली पागलपन कहते हैं, तो कहते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन में 1% चांस है कि 100 में से एक इंसान को या 0.8% को ये बीमारी हो सकती है। स्ट्रेस जो है उसको 3 गुना बढ़ा देता है, 3 गुना बढ़ा देता है। डिप्रेशन जो है ना उसको 5 से 6 गुना बढ़ा देता है जी। और स्ट्रेस खुदकुशी के चांसेस को 7 गुना बढ़ा देता है। बताएं। तो ये बहुत बड़े लेवल पे हुई थी स्टडी और बहुत लोगों को शामिल किया गया था, क्योंकि कोई भी वैलिड एविडेंस बेस्ड स्टडी के लिए आपको अच्छा सैम्पल साइज चाहिए और प्रॉपर ऑथेंटिक स्टडी चाहिए, और ये इतनी ऑथेंटिक है कि अभी तक वैल्यू रखती है। तो इसको देखते हुए कह सकते हैं कि जी स्ट्रेस अगर है, और ख़ास तौर पर हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है और आम इंसान आजकल बहुत स्ट्रेस से गुजर रहा है, तो डेफिनेटली फिर डिप्रेशन तो बढ़ेगा ना, एंजाइटी बढ़ेगी, इनसिक्योरिटीज़ बढ़ेगी। अच्छा, दूसरी आपने बात शुरू में बोली कि जब रात को लेटते हैं तो दिमाग में आती हैं ये चीज़ें। होता ही है ना कि इंसान ऑक्यूपाई होता है ना, जब इंसान बिजी होता है, अभी मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो हम उन बातों को नहीं सोच रहे। जब इंसान फारिग बैठता है तभी जाके उनको वो चीज़ें याद आती हैं, क्या अब क्या होगा, कितना बैंक में पैसे पड़े हैं, कल बच्चों की फीस स्कूल की जमा हो सकती है, बिजली का बिल इतना आया है, बिल्कुल गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊंगा कितने पैसे जेब में हैं। तो ये चीज़ें दिमाग में फिर रात को फिर इंसान के दिमाग में सोचें चलती हैं और वो फिर इंसान परेशान होता है। और ये एप्रीहेंशंस हैं फ्यूचर के बारे में, इनसिक्योरिटीज़ हैं फ्यूचर के बारे में, जो कि फिर एंजाइटी क्रिएट करती है। फिर एंजाइटी के भी 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक तो साइकोलॉजिकल एंजाइटी है और एक फिजिकल एंजाइटी है। जो ये सोचें हैं ना, हमारी वरिंग थॉट्स, परेशानी की सोचें जो दिमाग में घूम रही होती हैं, ये जो है ज़्यादा साइकोलॉजिकल एंजाइटी को इंडिकेट करती है। एक साथ में फिर क्या होता है कि फिज़िकल जब सिम्टम्स आते हैं तो गर्दन स्टिफनेस है, कंधों में दर्द है, सर भारी हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं दिमाग सुन्न हो रहा है, टेंशन हेडेक हो रही है, मैदे में ख़राबियाँ हो रही हैं, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, वो कहते हैं मुझे हार्ट अटैक होने वाला, चलो जाके ECG करा के आते हैं, पता चला एंजाइटी ही है। बिल्कुल तो मैदा है और पेन मैनेजमेंट के हवाले से बहुत से इशू सामने आते हैं। कई लोग साइकियाट्रिस्ट की जगह कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके बैठे होते हैं, या वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास चले आते हैं कि जी हमारे मैदे में कोई मसला हो गया है। कुछ पेन मैनेजमेंट के हवाले से कहते हैं यार ये देखो ज़रा ऐसा ना हो कुछ और स्पाइन वगैरह में मसला हो गया, मेरी नेक में इतनी स्टिफनेस क्यों हो रही है। तो वो इसको गलत लेवल पे लेते हैं, लेकिन जब आपका स्ट्रेस लेवल ठीक होगा ना तो इन सब चीज़ों में भी बेहतरी आ जाती है ऑटोमेटिकली। ये नहीं कि आपको ये सब नेक्सियम और इस तरह की दवाई लेने की ज़रूरत है रिफ्लक्स की, असल में स्ट्रेस ही है जो आपका मैदा ख़राब कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि फिर आपके इसकी स्ट्रेस की वजह से आपकी लाइफ स्टाइल में बड़ा चेंज आता है जी। और वो आपको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की तरफ भी ले जाता है जी। और मैं जितने पेशेंट्स मेरे पास आते हैं हर एक का ब्लड प्रेशर चेक होता है। अब तो हमने मैंडेटरी कर दिया कि हर एक का RBS भी हो, ठीक है, क्योंकि हर तीसरे पाकिस्तानी को डायबिटीज़ है जी। और जहाँ पे स्ट्रेस है वहाँ और ज़्यादा डायबिटीज़ होने का रिस्क है। ठीक है। तो हम एक स्टडी अभी शुरू की है हमने और हम ये चाह रहे हैं कि जितने ज़्यादा हमारे पास नंबर्स हों ताकि हम देख सकें कि प्री डायबिटिक्स और डायबिटिक्स साइकियाट्रिक केसेस में कितने हैं, तो हम इसे कंपेयर कर सकें जनरल पॉपुलेशन से। एक तो ये, और ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है, खास तौर पर जो एंजाइटी डिप्रेशन के साथ आ रहे हैं। अब उनको नहीं पता, उन्होंने समझा कि हमें कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है ही नहीं और ये रिस्की होता है क्योंकि कई जवान लोग
हाई ब्लड प्रेशर लेके आ रहे हैं और उसमें रिस्क बढ़ जाता है हार्ट पे भी और स्ट्रोक्स वगैरह के हवाले से भी। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रेस जो है वो नफ्सियात के हवाले से तो डेट्रीमेंटल है, नेगेटिव है, बहुत नुकसानदेह है, लेकिन पूरी बॉडी फिज़िकल हेल्थ के हवाले से स्ट्रेस आपको बहुत जल्दी बीमार और बूढ़ा कर देता है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। शायद यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इस सोसाइटी में नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा लोग ओवर स्ट्रेस्ड हैं। और हमारे यहाँ एक और बड़ा प्रॉब्लम है, डॉक्टर अवैस की तरफ आऊँगा, सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से माशाल्लाह सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स पाए जाते हैं। हमारी अचीवमेंट है, मैं सर्वे किया था तो पता चला कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स मेरी पाकिस्तान में हैं। यानी कि आपको अभी मैं किसी के साथ था, मैंने तस्करा किया, अगर मेरी आंखों में थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है, आप यकीन करें उसने मुझे सारी मेडिसिन, सारी ट्रीटमेंट क्योर करने के सारे तरीके बता दिए। तो हम बड़े ब्लेस्ड हैं, आप जिससे भी पूछेंगे वो माशाल्लाह से आपको डॉक्टर मिलेगा। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी माशाल्लाह से खुद काम कर रहे हैं, दवाइयाँ भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान वाहिद जगह है। मैं एक एनेस्थीसिस्ट का वो कर रहा था इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि बड़ी ब्लेस्ड कंट्री है, तो वो चीज़ें जो दुनिया में किसी का एक्सेस नहीं है, डॉक्टर्स को भी नहीं मिलती, वो आप जाके किसी ओवर द काउंटर किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ख़रीद लेते हैं। जी डॉक्टर अवैस फरमाइएगा। सिर्फ सही कहा आपने, हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें बहुत हैं। मैं लास्ट टाइम अभी तकरीबन 1-1.5 साल पहले की बात है, मैं एक जगह से गुजरा, एक बुक स्टॉल लगा हुआ था, तो वहाँ काफ़ी बुक्स थी, मेडिकल की भी थी। तो वहाँ एक बुक थी जिसने मुझे बिल्कुल हिला के रख दिया, मगर शायद हमारी 10 साल की मेहनत वो एक बुक के अंदर थी। उस पर लिखा हुआ था, टाइटल उसका था 24 घंटे में डॉक्टर बनिए। वाह। जब मैं वो बुक उठाई, फिर मैंने सोचा यार सिर्फ 24 घंटे में बन रहे, तो हम तो पागल थे जी, 10 इतना साल से टाइम स्टडी करते हॉस्पिटलों रहे। में और 5 साल स्टडी के अंदर बहुत वक्त और ज़ाया किया आपने। बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दिया। 24 घंटे में बन रहे हैं हम तो। ये बिल्कुल ठीक है। तो जब इस तरह के हालात होंगे, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, XYZ, वहाँ पे आपको हर तरह के इस तरह की चीज़ें, एक अगर जैसे अभी आई का इन्फेक्शन आया हुआ, अब आपको आई स्पेशलिस्ट पास जाने से बजाय ठीक। वो हो क्या रहा है, एक के आँख में इन्फेक्शन था, उसको डॉक्टर ने दवाई लिख दी। अब वो जो दवाई दी आप समझ लें फोटो कॉपी हो गई है उसकी 1000, जी। जिसके साथ भी मसला, अरे यार मेरे भी हुआ था, आप ये वाली ले लें। अब वो जा रहा है, वो कॉपी पकड़ के जी ये दे दें। अब ज़रूरी तो नहीं है कि आपको वही इन्फेक्शन है, हो सकता है आपको कोई और इश्यूज हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे ही डिप्रेशन है, अब हमारे पास जिस तरह की डिजीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मशवरे दे रहे होते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए। लेकिन देखें यासिर, मैं एक बात जानता हूँ कि मैं जिना हॉस्पिटल में भी रहा, NICVD में भी रहा, और जनरल हॉस्पिटल थे, डिफेंस हॉस्पिटल से मैं रहा हूँ। मैंने बहुत सारी डिजीज़ देखी हैं। लोग देखें, अब्डोमेन पेन है या समथिंग, कोई भी ऐसी डिजीज़ है, वो नज़र आ रही हो, जी। ठीक है, आपके साथ रहने वाला, आपको देखने वाला, हॉस्पिटल के अंदर टेस्टों के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपको किसी को ज़्यादा यकीन दिलवाना नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है। लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी डिजीज़ है, मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि एक ऐसी जंग इंसान लड़ रहा होता है जो अकेले लड़ना पड़ती है। बिल्कुल ऐसा। आपके साथ रहने वाला नहीं समझ सकेगा आपको, आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ के वर्कलोड को या किसी चीज़ को वो नहीं समझ पाएंगे कि इस इंसान के साथ क्या हो रहा है। जी। अब वो जो एक अंदर की अकेलापन, रोना, घबराहट, बेचैनी, वॉमिटिंग फील होना, हेडेक, जैसे कि सर ने कहा बॉडी पेन, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन वो किसी रिपोर्टिंग में नहीं आ रही होती। क्यों हो रहा है ऐसा? वॉमिटिंग हो रही है, आप जाएंगे तो वो आपको कोई एंटी डायरिक मेडिसिन दे देंगे। आपको पेन हो रहा है बॉडी में, वो कोई आपको एंटी पेन मेडिकेशंस दे देंगे, लेकिन वो गोलियां खाने के बावजूद भी आप नॉर्मल नहीं फील कर रहे। क्यों? क्योंकि ये जो डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि ये इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही होती है। आप किसी को अपनी कोई डिजीज़ नहीं बता सकते, आप किसी से कोई बात शेयर भी करेंगे तो वो आपको यही कहेगा, नहीं जी आप किसी मौलवी को दिखाएं। सबसे पहला सवाल कि भाई हो सकता है आपके ऊपर कोई मसला हो सकता है किसी ने कुछ करा दिया। क्यों? क्योंकि इसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो यही, अब अकेला बंदा बैठा हुआ है, वो आप 100 बंदे भी बैठे हुए हैं ना, और जिसको डिप्रेशन है वो उन 100 की मौजूदगी को महसूस नहीं करेगा, वो अपने अंदर एक जंग चल रही है उसी को फील करेगा। जब लोग उसे देखते हैं कि यार ये देखो सब एक जगह बैठे हैं, ये बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है, इसके ऊपर कुछ हो गया, किसी ने कुछ करा दिया, बैठे बैठे रोना शुरू कर देगा, आंखों से आंसू गिर रहे होंगे, उसे खुद नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा हूँ। तो ये एक डिप्रेशन एक ऐसी जंग होती है जो बेचारे को अकेले लड़ना पड़ता है। वो लेडीज़ हो, वो जेंट्स हो, वो बच्चा हो, वो बूढ़ा हो,
इस तरह की जो डिप्रेशन जो चीज़ है ना, मैं तो कहता हूँ कि बहुत तकलीफ दे अमल है, बिल्कुल ठीक जो है। आप अपने एहसासात को शायद बता भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं तो बड़ी तकलीफ दे अमल होती हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अब इससे कैसे बचा जाए, सवाल ये पैदा होता है। और दूसरा ये कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन इस हवाले से जो है वो हमें मौसूल होते हैं कि इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। अब बहुत सारे लोग हैं जो शायद घबराते हैं, हेजिटेंट हैं कि डॉक्टर से कैसे रब्ता किया जाए। अच्छा, ये डॉक्टर शफीक का जो शफीक यासीन हॉस्पिटल है, ये कैसे काम कर रहा है, ये थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें इसको समझना होगा। हम सब ही किसी न किसी नफ्सियाती मसले का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे कोई भी चीज़ ठीक नहीं है, और ये सारी चीज़ें मिलकर बहुत ज़्यादा दबाव हमारे ऊपर ले आई हैं, जिसकी वजह से जो कुछ मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि हो रहा है। पहले मैं भी इन चीज़ों के ऊपर, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, लेकिन अब मैं काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझ गया हूँ कि इनके साथ कोई ना कोई नफ्सियाती मसला है जिसका ये शिकार है। तो हमें ये बात समझनी होगी। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल का और फिर नफ्सियाती हॉस्पिटल का नाम सुनते ही अगर मैं किसी को बताऊँ आज के मैं किसी साइकियाट्रिस्ट के पास गया हूँ, तो पता नहीं लोग क्या सोचना शुरू कर देंगे और क्या मेरे राय कायम कर लेंगे कि शायद मैं कोई बीमार हूँ या मेरे साथ मसला है। ये हॉस्पिटल बनाना और फिर यहाँ तक लोगों का पहुँचना, ज़ाहिर है अभी भी पेशेंट आते होंगे तो यही कहते होंगे आइडेंटिटी ना बताई जाए, बिल्कुल ऐसे ही। या किसी को ना कोई देख ले, कोई पहचान ना ले, कोई ऐसा टाइम बताएं जिस वक्त रश ना हो। क्या ये वाक़तन ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी। मैं समझता हूँ आप जैसे लोगों के लिए की जो है और मीडिया की और इन्वॉल्वमेंट इसमें, अवेयरनेस में अगर प्रोएक्टिव रही और इसको कंटिन्यू करते रहे तो शायद अगले 5-10 साल में ये इतना मसला ना हो। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है बहुत पुराना, 1996 का। एक मेरे कंसल्टेंट थे, उनका नाम मुसाजी बामची था। He was an Indian consultant migrated from South Africa. He was actually the first minister in cabinet, Ireland cabinet में जो कि हेल्थ मिनिस्टर बने, और उनका मैं जूनियर डॉक्टर था। मैंने स्टार्ट जब साइकेट्री की थी, इट वाज माय सेकंड ईयर। आई यूज्ड टू ट्रैवल विद हिम जब हम क्लिनिक्स करने जाते थे। तो बेसिकली मैं मिनिस्टर के साथ ही फिरता था, तो बड़ा पॉपुलर हो गया था वहाँ पे, मिनिस्टर साहब के साथ ही फिर रहे। सादा आदमी था बेचारा। तो एक दफ़ा हम जा रहे थे क्लिनिक करने के लिए ना, तो रेडियो पे डिप्रेशन के हवाले से इसी तरह चल रहा था प्रोग्राम, अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा था। मैंने कहा इट्स वेरी इंप्रेसिव ना, यहाँ लोगों की इतनी अवेयरनेस है, रेडियो पे इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। एंड दैट गोज़ बैक कितना 27 ईयर्स बैक जब मैं बात कर रहा हूँ जिस बारे में। तो उसने मुझे बोला, देखो शफीक, पाकिस्तान जो है ना ज़रूर अवेयरनेस में पीछे है, लेकिन एक वक्त आएगा कि वहाँ पे भी बहुत अवेयरनेस होगी। मैंने कहा क्यों, आप कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा देखो, 20 साल पहले, मैं यहाँ बहुत पुराना रहता हूँ उनकी, यहाँ पे कोई अवेयरनेस नहीं थी आइलैंड में, और ये अभी ही 10-15 सालों में इतनी अवेयरनेस आई है कि मीडिया में बात हो रही है। वरना यहाँ पे भी इतना स्टिग्मा था, लोग शर्मिंदगी महसूस करते थे, साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहते थे। तो बेसिकली हम पीछे हैं वक्त से बहुत। ये सारे कंट्रीज़ जो अभी हम देखते हैं, जो जहाँ पे स्टिग्मा नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जहाँ पे वो समझते, शर्मिंदगी महसूस नहीं करते और फ़खरिया जाके बताते हैं कि हम साइकियाट्रिस्ट को दिखा रहे हैं, उनमें अवेयरनेस और एजुकेशन हमसे बेहतर है और आगे है। फ़र्क है सिर्फ ये कि उन काम हुआ है इस पर, प्रैक्टिकली काम हुआ है। और अगर यहाँ प्रैक्टिकली काम होगा तो हमारा भी स्टिग्मा ख़त्म किया जा सकता है। हमारे भी अवाम एक दिन पाकिस्तानी होंगे और कहेंगे यार हर पाकिस्तानी को कोई ना कोई नफ्सियात का मसला है। मुझे नफ्सियात का मसला रहा, बिल्कुल सबको हो सकता है। मैं कह सकता हूँ कि मेरे छोटे भाई की डेथ हुई और मैं 6 महीने इतना परेशान रहा। वो ही वॉज माई ओनली ब्रदर, और जब उसकी डेथ हुई, और जाहिर है वो मेरे लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक था। ही वॉज अ 33 ईयर ओल्ड मैन, कार्डियोलॉजिस्ट था। ही डिड हिज MBBS करके उसने लंदन से जाके MRCP की, और अपनी पीक पे था जब उसकी डेथ हुई, सडन डेथ, और 2 छोटे बच्चे थे उसके जब उसकी डेथ हुई। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस प्रोग्राम के थ्रू कि क्या मुझे अगर हो सकता है, खुद मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो किसी और कोई मसला नहीं हो सकता। लेकिन मैं उस मसले को जब गुजरा उससे, तो डेफिनेटली ये नहीं कहूँगा कि मैं पागल हो गया था। मुझे मायूसी हुई थी और उदासी हुई थी, और उसको मैंने डील किया, उससे निकला, और अब मैं काम कर रहा हूँ। तो देखिए, हर इंसान कभी ना कभी किसी न किसी सदमे से गुजरता है, स्ट्रेस से गुजरता है, और ये समझने की ज़रूरत है कि जब उसको प्रॉब्लम है, एक तो बताए, वेंटिलेट आउट करे। उससे प्रॉब्लम शेयर होते हैं, फैमिली प्यार करने वाले लोग हैं, वो समझते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है, उनको समझाना ज़रूरी है।
उनकी एडवाइस को सुनना ज़रूरी है। कभी कभी डिप्रेशन में सुसाइडल थॉट्स या खुदकुशी के ख्यालात आने लगते हैं। इसकी सबसे बड़ी सेफ्टी भी यही है कि जब आपने बताना शुरू किया तो जब उनको ये अंदाज़ा होगा कि यार इसको खुदकुशी के ख्यालात आ रहे हैं, तो वो आप पे नज़र भी रखेंगे, आपको बताएंगे भी कि इतना बड़ा गुनाह है हमारे मज़हब में कि आप खुदकुशी ना की जाए। और फिर टाइम पे दिखाना, ताकि ऐसा ना हो कि उस लेवल तक चले जाए कि वो खुदकुशी अटैम्प्ट कर ले या फिर वो वाकई साइकोसिस में या पागलपन में चले जाए, तब जाके फिर इलाज कराना काफ़ी लेट हो जाता है। उसमें एक तो ये प्रॉब्लम होता है कि फिर शायद दाखिले की ज़रूरत होती है, और फिर पेशेंट को ठीक होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है, और एक रिस्क के साथ वो गुजर रहा होता है, या तो एग्रेशन के या डिप्रेशन के साथ सुसाइड के रिस्क। और प्लस उसने या तो काम छोड़ दिया था, जॉब उसकी चली गई होती है, या फिर उसने शराब या ड्रग शुरू कर दी होती है एज वो बहुत डिप्रेशन में तो गलत फैसले कर चुका होता है कहीं, या बीवी छोड़ चुका होता है, वो नोस। तो इंसान डिप्रेशन में बहुत गलत फैसले कर सकता है, उसके दिमाग से काम नहीं कर रहा होता, हर चीज़ नेगेटिव नज़र आ रही होती है। तो इसी तरह जैसे आपने दिन में अगर काला चश्मा पहना हुआ है तो हर चीज़ तो लग रहा है कि धूप नहीं है, मौसम बड़ा अच्छा है, जैसे ही आप निकालें तो अरे बड़ी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। तो आपका परसेप्शन जो है ना इसी तरह होता है जैसे आपने काला चश्मा पहना हुआ है, हर चीज़ डार्क नज़र आती है डिप्रेशन में। ठीक है, जब वो चश्मा उतरता है तो रियलिटी नज़र आती है फिर एग्जैक्टली कि हो क्या है, असल में क्या है। जी डॉक्टर वेस, अब एक और बड़ा मसला है, इसकी तरफ आता हूँ। ब्रेक के लिए कह दिया गया, ये सबसे बड़ा मसला है हमारे लिए कि जब हम बात करने लगते हैं ब्रेक आ जाती है। ब्रेक लेना ज़रूरी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। अच्छा, वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, नफ्सियाती मसाइल हर किसी के साथ हो सकते हैं, और अभी कुछ देर पहले ब्रेक में मसला अभी डिस्कस हो रहा था जो हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ हो। नॉर्मल बंदा जो आपको नज़र आता है बाजार, जो फिज़िकली फ़िट हो, उसके साथ भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ज़रूर है। डॉक्टर वेस, कुछ देर पहले ओवर थिंकिंग की बात हो रही थी, चलें हम किसी और की बात नहीं करते, अब डिस्कस करते हैं कि मेरे केस के अंदर क्या होता है। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग शुरू कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एंटिसिपेट करना शुरू कर देता हूँ, और वो ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं। जैसा भी डॉक्टर साहब ने पूछा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं सोचता हूँ मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। मैं जब हालात के ऊपर एनालिसिस करता हूँ तो बहुत ज़्यादा उसमें नेगेटिविटी होती है। बाद में सोचता हूँ कि यार कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी होनी चाहिए या हो सकती थी। इसको कैसे ओवरकम किया जाता है? देखिए, इसमें कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ये कब से आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। फिर उसमें हम चीज़ों को देख रहे होते हैं कि वो एक नेगेटिविटी किस चीज़ पे थॉट ज़्यादा कर रही है जी, आपके काम के ऊपर कर रही है या किस लेवल के ऊपर है। ठीक है। कि अगर आप अपने फ्यूचर को लेके नेगेटिव हो रहे हैं, फैमिली को लेके नेगेटिव हो रहे हैं, बाहर की इन्वायरमेंट को लेके नेगेटिव हो रहे हैं, किस थॉट के ऊपर बेसिकली आप इन्वायरमेंट को लेके हो रहे हैं या वर्क को लेके, फिर उन सारी चीज़ों को देखा जाता है कि आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं कि मैं अगर बिलफर्ज मैं ये प्रोग्राम नहीं करूँगा या मैं कोई और काम है जॉगिंग, अगर मैं जॉगिंग नहीं करूँगा तो मैं अनफिट हो जाऊँगा, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं बीमार हो जाऊँगा, मेंटली डिसऑर्डर्स पे चला जाऊँगा या कार्डिक साइड पे चला जाऊँगा। मतलब समथिंग नेगेटिव थॉट सेहत से लेके भी हो सकती हैं, काम से लेके भी हो सकती हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेके हम चल रहे होते हैं। तो इसमें भी देखें, नेगेटिव थॉट आने से पहले भी इसका भी कुछ हद तक रिलेशन वही डिप्रेशन से आता है। जहाँ से डिप्रेशन, मेंटली डिसऑर्डर्स तो बहुत बात की चीज़ें हैं। साइक के अंदर जो है नफ्सियात जो है वो आपकी जो बेसिक नफ्सियात है वहाँ से जो शुरुआत होती है वो डिप्रेशन से स्टार्ट होना शुरू होती है जी, जैसे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचना, आप किसी चीज़ के बारे में भी सोचते हुए इतना डीप चले जाते हैं उसके अंदर, फिर आपको उसकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का थिंकिंग के ऊपर जा रहे होते हैं। कुछ चीज़ें पॉजिटिव थिंग्स के ऊपर आ रही होती हैं, कुछ नेगेटिव पे जा रही होती हैं। ये पर्सनैलिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप क्या सोच रहे हैं ज़्यादा। अगर आप नेगेटिव सोचना आ रही हैं आपको, तो फिर आप ज़्यादा नेगेटिविटी की ही तरफ जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें आपको अजीब लग रही होंगी, आप बार बार किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे और वही थॉट आपको कंटिन्यू आपके दिमाग में घूम रही है। आप बात मुझसे कर रहे हैं लेकिन आपका माइंड उस तरफ है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और इसका किसी ना किसी तरीके से ताल्लुक़ हमारे वही नफ्सियात से रिलेटेड चीज़ों में होता है। मेरे पास रात में भी एक पेशेंट था, मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, उनके साथ भी इशूज़ कुछ ऐसे ही थे
स्टार्टिंग यहाँ से हुई, वो चार्टेड अकाउंटेंट है, नाम नहीं लेंगे हम उनका, लेकिन ये है कि बड़ा अच्छे, वो वेल एजुकेटेड पर्सन थे और बड़े अच्छे सारे हालात थे उनके, लेकिन वही डिप्रेशन स्टार्ट हुआ, माइनर सा नेगेटिव थॉट स्टार्ट हुए, स्टार्ट होने के बाद फिर उन्होंने से शेयर नहीं करना किसी से, अपने ही अंदर रखना, बिल्कुल ठीक। फिर वो अंदर सोच सोच के उनको डिप्रेशन शुरू हुआ, डिप्रेशन से वो चले आगे, डिप्रेशन लेके फिर किसी फैमिली से डिस्कस नहीं किया, जॉब छोड़ दी, घर बैठ गए। अब वो ये हालात है, उनको शिज़ोफ्रेनिया की तरफ चले गए बिल्कुल। कल वो जब मेरे पास उनके भाई आए थे तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि अब वो सुसाइड अटैम्प्ट करने के उसमें कि या तो मैं खुद मर जाऊं या मैं अगले को मार दूं। चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, डिप्रेशन बहुत छोटा सा वर्ड है, हम कह देते हैं इसको डिप्रेशन होगा, वो डिप्रेशन एक ऐसी जंग होती है जो इंसान अकेला लड़ रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम जासीन नफ्सियाती हॉस्पिटल जो है, हम इसका ट्रीटमेंट ही हम इन सारी चीज़ों का कर रहे होते हैं। तो अक्सर लोग आके हमसे सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब किसी को बताइएगा नहीं, किसी को पता ना चल जाए। देखें, मैं हर प्रोग्राम में एक बात कहता हूँ, नफ्सियात का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो पागल, ठीक है ना, इस तरह का कोई वो नहीं है। हल्की सी भी आपको सोच ज़्यादा आ रही है, आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, सोच रहे हैं, हेडेक है आपको, अगर नॉर्मल कंडीशंस के अलावा हेडेक रहता है, रात को नींद नहीं आ रही, ये जो सारी चीज़ें ये भी नफ्सियात में ही आती हैं। ठीक है। नेगेटिव थॉट आते हैं आपको, ये भी नफ्सियात के अंदर ही आते हैं। इसमें कहीं किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है कि हम उसमें पागलपन को ऐड करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। और अभी रिसेंटली हम इंशाल्लाह संडे को फ्री मेडिकल कैंप करना जा रहे हैं। ज़बरदस्त। ठीक है कि अपना सरीना मोबाइल मार्केट से हम राइट साइड पे टर्न करते हैं, कैफ़े प्याला है, उसके सामने बिल्कुल मस्जिद है, उसी गली के अंदर आगे जाके हम संडे को फ्री मेडिकल कैंप करने जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर शफीक साहब खुद भी होंगे और भी डॉक्टर्स होंगे जो अदर ट्रीटमेंट्स देखेंगे, नफ्सियात के हवाले, मंशियात के हवाले से, जिनसी मामलात के हवाले से, ब्लड प्रेशर, शुगर और अदर बीमारियों के हवाले से फ्री मेडिकल कैंप होगा। और उसमें मैं सबसे कहूँगा, रिक्वेस्ट है कि सब लोग आएँ, या सब उन जिन लोगों को आप जानते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है, डिजीज़ है, बीमारियाँ हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप उस कैंप में हमारे पास आते हैं तो हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं, मेडिकेशंस आपको हम दे सकते हैं वहाँ पर। आपको अगर आप हमारे पास अगर एडमिशन होता है तो उसके ऊपर भी हम आपको कंपलसेट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम करने जा रहे हैं। तो वो सिर्फ इसी वजह से डॉक्टर शफीक का जो अपनी थॉट है वो यही है कि इन्होंने 26 साल बाहर गुजार दिए, ठीक है, अब ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में आया हूँ तो मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, अपने मुल्क के लिए हम कुछ करें, ठीक है। तो यही एक सोच को लेके हम आगे चल रहे हैं। और जो हम संडे को कैंप करने जा रहे हैं उसका भी मकसद यही है कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो ये सारी चीज़ें हम करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह कैंप में जो है ना असेसमेंट्स भी होंगे, डायग्नोसिस भी बनाएंगे, ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करेंगे, मेडिकेशन भी होंगी, साइकोथेरेपिस्ट को एंगेज करेंगे ताकि साइकोलॉजिकल एरियाज़ भी कवर कर सकें उसको। और फिर साथ में जो है ना मेडिकेशन डिस्पेंस भी होंगी फ्री, और कई मल्टीपल टेस्ट जिसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आम पॉपुलेशन में, जैसे शुगर है, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और दूसरे मामला हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के हवाले से भी टेस्ट रखे हुए हैं। तो ये टेस्ट सारे फ्री होंगे। और इंशाल्लाह जो है ना कोशिश करेंगे रिफ़्रेशमेंट्स और कुछ खाना पीना भी रखें सब जो आएंगे उनके लिए। तो अल्लाह करे कामयाब हो। और ज़्यादातर लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चाहते हैं वो आएँ और अटेंड करें ताकि ये कामयाब हो इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन पे जो आपने पूछा ना, इस पर बात कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मैं डिफरेंट जाविये से देखना चाह रहा हूँ जो आपने मुझसे सवाल पूछा। और एक तो ये कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि एक साइकेट्रिक असेसमेंट, राइट साइकेट्रिक असेसमेंट टेक्स अराउंड 1 आवर एटलीस्ट। ठीक है। वो भी एक सेशन होता है, उसके बाद हम 2-3 और सेशन करके फिर देखते हैं कि भाई एक्चुअली क्या मसला है। उसकी वजह ये है कि प्रॉपर साइकेट्री अगर की जाए ना तो उसमें हमें बहुत से डिफरेंट एक्सेस देखने पड़ते हैं, एक्सेस 1, एक्सेस 2, एक्सेस 3, एक्सेस 4। अब इसको मैं ईजी लफ्ज़ों में जिसमें जाऊँ ताकि आम पब्लिक को समझ में आए, ये फिर मैं मुश्किल बना रहा हूँ। ट्रेट वर्सेस स्टेट, इन दोनों में क्या फ़र्क है। एक इंसान स्टेट, जैसे आपकी अभी करंट पोजीशन क्या है, आपका मेंटल स्टेट क्या है, अगर आप जो बातें सोच रहे हैं और सोचते रहते हैं, सपोज दिमाग में घूमती रहती है, तो अगर बहुत सालों से हैं मे भी बचपन से, तो इट माइट बी पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, ठीक है ना, वो एक्सेस 2 है।
जी। एक्सेस 1 जो है ना वो चीज़ है कि मैं अच्छा भला खुश इंसान था, मुझे कोई भी कोई एंजाइटी नहीं थी। अचानक से 5-7 हफ्ते हो गए मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, मैं मायूस सा हूँ, उदास हूँ, दिल नहीं चाह रहा लोगों से बात करने का, कमज़ोरी महसूस हो रही है, और ये पता नहीं बेचैनी सी है, नींद नहीं आ रही, भूख, अब मेरा वज़न गिरने लगा। ये चीज़ें जो अचानक जब चेंज आता है एटलीस्ट 1 महीना, 3 हफ्ते, 2 महीने, तो ये चेंज है। जी। एक स्टेट नहीं है, ये सॉरी ट्रेट नहीं है, स्टेट है। स्टेट है, तो बिल्कुल वो ठीक स्टेट है। आपका चेंज हुआ है और लोगों को भी पता चल रहा है कि भाई ये ऐसा इंसान था तो नहीं, इस तरह काम पे बड़ा खुश खुश आता था और हर एक से बात करता था, जोक करता था, इसको क्या हो गया। तो एक तो ये देखना होता है कि जब हम पेशेंट असेस कर रहे होते हैं कि कितना वो उसका प्रॉब्लम जो है ना उसकी पर्सनालिटी कैसा जी। है और कितना एक्चुअली जो है ना उसका इस प्रॉब्लम से ताल्लुक़ है। अच्छा, जहाँ तक सोच है, नेगेटिव सोचें हैं, अब वो एंजाइटी का हिस्सा भी हो सकती है, वो डिप्रेशन का हिस्सा भी हो सकती है, और ओसीडी का हिस्सा भी हो सकती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जी। कई दफ़ा जो सोचें आती हैं और एक सेम सोच बार बार आ रही है, सपोज उसे हम रूमिनेशन कहते हैं इसमें साइकेट्रिक टर्म में। तो और रूमिनेशंस के साथ रिचुअल्स, और कभी कभी ये होता है कि ऑब्सेसिव थॉट्स, जैसे वो लोग जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार होते हैं उनमें ये बड़ा कॉमन होता है कि वो लिस्ट बनाते हैं, वो हर चीज़ ऑर्डर पे करते हैं, रूल्स पे चलते हैं, हर चीज़ डिटेल में करते हैं, सफाई पसंद होते हैं और उनको चेंज नहीं पसंद होता, दे आर फिक्सेटेड अबाउट सर्टन थिंग्स, दे डोंट लाइक चेंज। तो यस। दैट इज़ एन ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और उसका दूसरा नाम एनकास्टिक पर्सनालिटी है। तो अगर पर्सनालिटी का हिस्सा है और साथ में एंजाइटी बढ़ रही है तो मे भी एंजाइटी कुछ हद तक ठीक होगी, लेकिन उसकी पर्सनालिटी तो चेंज नहीं होगी ना। बिल्कुल ठीक है। और मैं उसको ये बोलूँ नहीं यार मैं ये दवाई दे दूंगा तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, देन गलत है। अब ये देखना कितना 50-60% उसकी पर्सनालिटी है, 20-30% उसके ऊपर थोड़ा सा और एडेड सिम्टम्स आ गए हैं, तो वो होगा ये कि उसके सिम्टम्स बेहतर हो जाएंगे, पर्सनालिटी वैसी ही रहेगी। जी। और पर्सनालिटी चेंज करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग इवन फॉर अ साइकाइट्रिस्ट। जी। उसके लिए आपको उसके चाइल्डहुड पे जाना है, देखना है कि उसकी ब्रॉडअप कैसा हुआ है और उसके जेनेटिक वर्सेस जीन्स में कितनी चीज़ें आई हैं, लेकिन साथ में अर्ली डेवलपमेंट में क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए, सिबलिंग्स के साथ, कोई ट्रॉमा, कोई इमोशनल इश्यूज़, ऐसी चीज़ें तो नहीं हुई हैं स्कूल में बुलिंग कि जिसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी ऐसी बन गई। जी। जी। फिर इसके अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में गिल्ट, कहीं ना कहीं गिल्ट होता है, पास Yes, ब्लेम। yes. तो वो जो ब्लेम करता है ना इंसान अपने आप को कि मैंने कुछ चीज़ गलत की थी, और फिर वो अपने आप को बुरा इंसान समझता है, तो बुराई से कहता है मैं गंदा हूँ। फिर वो कई दफ़ा करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त हाथ धो रहे होते हैं, अपने पास आते हैं। एक औरत आई थी, वो तो ब्लीच से गर्म पानी से इतने हाथ धोती थी उसकी पूरी स्किन उतर गई थी। अब वो जब मेरी उससे बात हुई डिटेल में, तो सेकंड सेशन थर्ड में आके उसने फिर डिस्क्लोज़ किया कि उसने कोई चीज़ ऐसी की थी 2016 में पहले, जहाँ जिस पे वो गिल्टी थी। फिर 2018 में सिम्टम्स आए, उसके बाद वो हाथ धोना शुरू किया। तो एक्चुअली उसको मेन ट्रीटमेंट सिर्फ दवाइयाँ नहीं थी, बट वो जो इश्यूज हुए थे उसके साथ जिसकी वजह से उसको गिल्ट क्रिएट हुआ था, उससे डील करना साइकोलॉजिकली। और जब वो गिल्ट ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये साइकोडायनेमिक अप्रोच है कि कॉन्शियस लेवल पे, अनकॉन्शियस लेवल पे क्या ऐसी चीज़ें चल रही हैं दिमाग के अंदर जिसको आपको डील करना, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। अच्छा, ऐसे लोग फिर एक और डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं जिसे हम सब्लिमिनेशन कहते हैं। जी। होता ही है कि अपने आप को इतना बिजी कर देते हैं, इतना बिजी कर देते हैं कि वो सोचना नहीं चाहते उन प्रॉब्लम्स के बारे में, और वो एक तरह कभी कभी बहुत पढ़ भी लेते हैं, बड़े स्पोर्ट्समैन भी बन जाते हैं, लेकिन वो बैठते नहीं हैं। जी। जी। अगर फिजिकली वो नहीं भाग दौड़ रहे होते उनका दिमाग चल रहा होता है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो अगर रुक जाएंगे ना तो वो सोचे ऊपर आएंगी, जी, ऐसा ही। और वो नहीं चाहते कि उसको सप्रेस करना चाहते हैं किसी तरीके से। तो ये एक और डिफेंस मैकेनिज्म है जिसकी ऐसे सोचें चलती हैं बहुत। बिल्कुल ठीक है। बेसिकली सोचों के चलना डिप्रेशन का हिस्सा भी हो सकता है, एंजाइटी का, ओसीडी का, और बहुत सी। तो कई दफ़ा मायूसी का जो है, बाद हम मायूसी करते हैं, हर मायूसी डिप्रेशन नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। हमें वो एज अ सिम्टम भी देखना है, नॉट एज अ डायग्नोसिस। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। देखें, ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के इल्म में नहीं होंगी, लेकिन जब इस चीज़ को समझेंगे तो ये एहसास होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं ख़राबी ज़रूर है। अब ये ब्रॉडअप की आपने बात की है, ये बड़ा ज़रूरी है। आजकल जो हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम आ ही इसलिए रही हैं कि वो ब्रॉडअप में गलतियाँ हुई हैं, हमारे पेरेंट्स से हुई हैं, कि बच्चों को जिस तरह से पहले ट्रीट किया जाता था उसका नतीजा ये कि जब आज प्रैक्टिकल लाइफ में आए
तो फिर बहुत सारी चीज़ें उनकी अंडरस्टैंडिंग में उस तरह नहीं है जैसे होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल चलें, 100% तो मुकम्मल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सराउंडिंग की वजह से आ रही हैं। जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जहाँ पे इनजस्टिस है, जहाँ पर इस तरह के मामलात हैं, क्रिमिनल जिस तरह घूम रहे हैं, आए दिन किसी को भी वो मार देते हैं और फिर आप बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं, फिर ये ज़ाहिर है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से कॉज करती हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है, ये बड़ा अहम सवाल है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात करूँ। प्लस ये कि अब एक नेक्स्ट टॉपिक ये है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में कोशिश करूँगा उसकी तरफ आऊँ, वो एग्रेशन की तरफ आऊँगा। एक एग्रेशन और एक हाइपर एग्रेशन जो हमारे यहाँ ज़्यादा पाया जाता है, कैसे ओवरकम किया? जी प्लीज़। देखें, ये हमारा माशरा जो है, जिस तरह के हम हालात में इस टाइम सरवाइव कर रहे हैं, कि लॉ एंड ऑर्डर हो गया या कानून हो गया, इस टाइम इस तरह की कोई चीज़ नज़र बेसिकली आ नहीं रही है। एक जिस तरह का अभी करंटली वाक़या हुआ कोरंगी के अंदर, मेरे ख्याल में बुक शॉप के अंदर बाप बेटे को मार दिया गया। अब आप ये देखें कि उसके फैमिली के ऊपर क्या इफेक्ट आएंगे, उसका कितने % वो होगा कि आप उसको मेंटली तौर पे रिलैक्स कब तक रखेंगे, नहीं रख सकते। बिल्कुल ठीक है। एक तो देखें, महंगाई अपनी जगह, वो तो जो है सबके साथ ही है, लेकिन डेली बेसमेंट के ऊपर जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, हम अनसेफ हैं। 1% भी हमें सेफ्टी कहीं से फील नहीं होती। हमें नहीं पता कि हम बाहर निकलेंगे तो 1 मिनट के बाद क्या हो जाएगा। जी। अब जब लोग घरों से काम के लिए बाहर निकलते हैं तो फैमिली को कमाने से ज़्यादा, खाने से ज़्यादा ये टेंशन होती है कि मेरे घर का आदमी बाहर है, उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। अगर वो किसी थॉट पे, जॉब पे जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो घर वाले 10-10 दफ़ा कॉलें करके पूछ रहे होते हैं खैरियत से पहुँच गए। हम इस टाइम इस तरह के हालात में हैं कि हमें अगले मिनट का कुछ नहीं पता। जिस तरह अभी स्ट्रीट क्राइम चल रहे हैं और आपका गन, जिस इंसान की कोई कदर ही नहीं नज़र आ रही। जहाँ देखा एक कितने की मोबाइल, कितने की चीज़ है, आप 10,000, 20, 50 लाख, 2 लाख, बस यही है ना। इंसान की ज़िंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। आपके पास अगर मोबाइल है, वो मोबाइल भी आपसे ले जाएंगे और आपको शूट भी कर जाएंगे। अब किस इतने हालात ऐसे आ गए हैं, बहुत सारे थे। मैं लास्ट टाइम एक हॉस्पिटल में था, मुझे आज भी उसकी बड़ी तकलीफ़ होती है, मैं सोचता हूँ तो बड़ा मुझे पेन होता है। तो उसके अंदर उस बंदे से कोई मोबाइल वगैरह उन्होंने छीना होगा, और वो बेचारा कोई किसी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड था। तो मेरे पास उसको लेके आए तो उसको 6 गोलियां लगी हुई थी। जब वो आखिरी सांसें ले रहा था तो मैं उसे देख रहा था, तो उसने मुझे कहा, मैं कहा यार क्या हुआ था? कह रहा है यार सर, वो मैं तनख्वाह लेके निकला था और मैंने बच्चे के कपड़े लिए थे, शायद उसकी फर्स्ट बेबी था शायद, तो कपड़े भी उसके साथ थे। तो मैं आज पंजाब मैंने जाना था, तो मैं निकल रहा था, तो आखिरी टूटे अल्फाज में कह रहा है कि मेरा भी पहला बच्चा पैदा हुआ है मुझे, और जब उसकी डेथ हो गई तो मुझे बड़ा वो फील हुआ। मैंने उसकी जब जेब से वो चीज़ें निकाली तो उसकी शाम के टिकट थे। अब यार तुम 15,000, 10,000 के लिए तुमने एक ज़िंदगी ले ली। आप इंसान की कोई यही वैल्यू रह गई है कि आप एक मोबाइल के लिए, छोटी चीज़ों के लिए आप ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। तो यही वजूहात हैं जो मेंटली डिसऑर्डर्स इतने बढ़ गए हैं, हम किसी तरफ से सेफ फील ही नहीं कर रहे। फूड की कमी है, सबको पता है। महंगाई इतनी है कि लोगों का एक जॉब से गुजारा नहीं हो रहा, वो 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। अब वो जब पहली पे सैलरी उनको मिल रही है तो वो सैलरी आप छीन के ले जाते हैं। बिल्कुल, वो अपनी फैमिली को किस तरीके से सरवाइव कराए। तो यही टेंशन्स, डिप्रेशंस इतने हैं कि अगर हम 1000 प्रोग्राम्स भी करें, खाली प्रोग्राम नहीं, लोगों की, हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमें सपोर्ट किया जाए, लोगों को सपोर्ट करें। ये जो स्ट्रीट क्राइम्स है, इसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है। तो एटलीस्ट हो, बिल्कुल इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये हम किस तरीके से माशरे को लेके जा रहे हैं। इस टाइम तो वही नफ्सा नफसी हो गई, जिसके पास जो है छीन लो। ये तो ज़िंदगी नहीं है ना। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ देखिए ऐसी हुए हैं कि मैं एक पाकिस्तान से बाहर एक जगह पे था और मैं रात को एक जगह से गुजर रहा था। वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया, बात लंबी हो जाएगी। आप यकीन करें कि मैं, एक दोस्त मेरे साथ था, तो मैं हर 2 मिनट के बाद ऐसे पीछे मुड़ के देखता था। वो कहने लगे ये पीछे मुड़ के देखने का क्या चक्कर है? मैंने कहा जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे सड़क पे अगर आप चल रहे हो तो आपको हर थोड़ी देर बाद पीछे देखना पड़ता है कि कोई आ तो नहीं गया। मैंने कहा यार ये बड़ी कॉमन सी एक वो हो गई है, और क्योंकि सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है तो इसलिए एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका हम शिकार हैं कि हम आपको यहाँ पे कराची में ख़ास तौर पे रहने वाले चलते वक्त हर थोड़ी देर के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं क्योंकि उनको फॉलो तो नहीं कर रहा। ये एक बड़ा मसला है जो दिमाग में बैठ चुका है। और हम यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल, हम इन्हीं चीज़ों का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और इन्हीं सारी चीज़ों का इलाज हम करते हैं जो कंडीशंस पे डिपेंड। ठीक है डॉक्टर साहब, वेल थैंक यू सो वेरी मच। वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया
और हमारी डिस्कशन से और बहुत सारी चीज़ें निकलती चली जाती हैं जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि खुदा का शुक्र है अब जो क्वेरीज आ रही हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अब लोगों को इस चीज़ का इदराक हो रहा है कि वाकई ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर शफीक नो यासीन। ऐसे थैंक यू सो मच। मुझे बस ये अफसोस रहा है, मुझे लगता है ये प्रोग्राम छोटा होता जा रहा है, तो लंबा होना चाहिए। बातें ठीक रह है, जाती हैं। थैंक यू सो वेरी मच। वेल नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम था और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे चल के डिस्कशन करें, बल्कि इस सिलसिले को मज़ीद बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारे इससे रिलेटेड इशूज़ हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। इजाज़त आपसे चाहेंगे, कल यानी कि इनफैक्शन नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उसमें आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह के बाद।